आइए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेकंड वीडियो है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे ट्रांसजेनिक फसलें के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलें क्या है, यह प्रौद्योगिकी किस प्रकार भारतीय कृषि को प्रभावित करेगी। हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखेंगे हम। तो इंट्रोडक्शन में हमें इस तरह से लिखना है कि ट्रांसजेनिक फसलें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। सही बात है, आधुनिक जो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी होता है तो उसका एक पार्ट है ये ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी भी फसल के जीन को, इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी फसल के जीन को किसी दूसरे फसल में जीन को जो है दूसरे फसल में स्थानांतरित करके वांछित गुण प्राप्त करेंगे तथा अवांछित गुण को हम हटा देंगे। ठीक है, जिससे पौधे के विनाशकारी कीट प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायग्राम हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है जैसे कि यहाँ पे ग्राही डीएनए मतलब ग्रहण करेगा, ये अवांछित जो विशेषता है इसको काट के निकाल दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और दूसरे जो है उसमें ये देगा, ये डीएनए वांछित विशेषता है इसमें, जैसे कि बेसिलस थुरिनजिस बीटी जैसे होता है कीट का डीएनए, इसमें से हटा करके इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसी का एक उदाहरण है हमारा ट्रांसजेनिक फसल। ट्रांसजेनिक फसल या तो सूक्ष्मजीव का उपयोग कर या विशेष भौतिक उपकरण जैसे जीन गन द्वारा विकसित किया जाता है, और इसको एक काटने के लिए विशेष प्रकार की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसे क्रिस्पर-Cas9 प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, इसमें है प्रारंभ में सूक्ष्मजीव तकनीक द्वारा कुछ चुनिंदा फसलों में सफल हुई। शुरुआत में जो हुई थे तो कुछ चुनिंदा ही फसलों पर इसका सक्सेस हुआ था, लेकिन आगे चलकर अगर इसका विकास होते होते अब बहुत सारे फसलों पर इसका रिसर्च किया जा रहा है, जैसे गेहूँ, चावल, कपास, बैगन, मटर इत्यादि पे संभव हो गया है। ठीक है, आगे है भारत में बीटी कॉटन का उपयोग बहुआयात में किया जाता है, जो ट्रांसजेनिक फसल के उदाहरण है। कॉटन को देखते हैं। कॉटन को कीट के प्रभाव से बचाने के लिए बीटी यानी कि बेसिलस थुरिनजिनेसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीन को पौधे में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे कि ये जीवाणु है, इसके जीन को जो है फसल में हम स्थानांतरित कर देंगे, जिससे पौधे में जहरीले प्रोटीन बनने लगते हैं। ठीक है, जिसे खाकर जीव स्वतः ही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे कीट का प्रभाव फसल पर पड़ेगा ही नहीं। आगे है, इस प्रकार भारत में शुरुआत में कॉटन का उत्पादन बीटी कॉटन जो होता हुआ ट्रांसजेनिक फसल बीज का उपयोग करके 40% तक इंक्रीज किया गया था, मतलब हुआ था 40% बढ़ा था उस शुरुआत में जो इसका यूज़ किया गया था, तो जिसे एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। सही बात है, क्रांति के रूप 40% अगर बढ़ गया तो क्रांति के रूप में देखा ही जाएगा। इसके बाद भारत में बेटी ब्रिंजल का उद्भव हुआ, जिसका बहुत सारा विरोध हुआ, स्वास्थ्य के आधार पर बहुत सारा विरोध, फिर मोनोपोली के आधार पर बहुत सारे विरोध हुए, तो उसके बाद 2009 में भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत ICAR, ठीक है, ICAR ने कुछ फसल का ट्रांसजेनिक किस्म तैयार करने के लिए 3 चरणों में वैज्ञानिक शोध मिशन तैयार किया गया है इसके द्वारा, ICAR के द्वारा। ठीक है, प्रथम चरण में क्या होगा, इसमें धान, अरहर, कपास इत्यादि को कीड़े से बचाने के लिए बीटी जीवाणु का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड चरण में क्या होगा, लोबिया, सोयाबीन, मटर जैसे फसलों के खास जीन कपास, धान, अरहर जैसे फसलों में डाला जाएगा और उसका प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड चरण में क्या होगा कि विभिन्न किस्म के वांछित जीन को इकट्ठा करेंगे, जो कि आगे भविष्य में हम डाल के और तैयार कर सकें। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसजेनिक फसल के अंतर्गत वैश्विक क्षेत्र में 1996 से 2016 तक का उत्पादन जो है लगातार बढ़ा है। ठीक है बात है, वर्ष 2016 में 11.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर ट्रांसजेनिक फसल की खेती की गई। ठीक है, जो पिछले 21 वर्ष के मुकाबले 100% उत्पादन बढ़ा है। देखिए 100% उत्पादन बढ़ गया 21 वर्ष में।
आधुनिक कृषि में सबसे तेज विकसित होने वाली फसल जो है ट्रांसजेनिक फसल है। ठीक है, अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा तथा बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ट्रांसजेनिक फसल एक क्रांति के रूप में देखा। सही बात है, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और बढ़ती जनसंख्या की पूर्ति के लिए हमें ट्रांसजेनिक फसल पर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका हमारी निभा सकती है ट्रांसजेनिक फसल। हालांकि जो है ट्रांसजेनिक फसल की कुछ सीमाएं हैं। देखिए सीमाएं देखते हैं आप, इसकी नेगेटिव पॉइंट तो इसमें है ट्रांसजेनिक फसल के बीज को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी ये ड्रॉबैक है इसके लिए। तो जिसमें बायो फार्मा कंपनी का जाल में किसान के फंसने की संभावना है। इसमें क्या है कि जैसे कि ट्रांसजेनिक फसल का जो हम खाएं यूज करेंगे तो उसको बीज के लिए पुनः हम यूज कर ही नहीं सकते, जिससे हमारे ट्रेडिशनल जो बीज होते हैं तो उसका तो ख़त्म हो जाएगा, तो ट्रांसजेनिक फसल ट्रेडिशनल की जगह ले लेगा, जिससे हमारे बीज के लिए जो बायो फार्मा कंपनी पर निर्भर होने की संभावना है, जिससे वो अपना मनमानी करेगा, मोनोपोली हो जाएगा। ठीक है, ये आशंका है। दूसरी आशंका देखते हैं। दूसरी क्या है कि उत्पादन एवं उपयोग संबंधित लागत ज़्यादा, जिससे छोटे तथा सीमांत किसान के लिए वहनीय संभव नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे देश में 90+ जो है किसान सीमांत एवं छोटे किसान हैं, तो उसके लिए ये कंपनी जो रिसर्च करेगी उसके लिए तो वो बीज का दाम हाई रखेगी, इसके लिए गरीब किसान या सीमांत किसान के लिए वहनीय नहीं है। अगर इस पे सरकार सब्सिडी देके इसको पॉजिटिव वे में बदल सकती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इस बात की संभावना है कि अगर कीट जो है ड्रग रेसिस्टेंट हो गया तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। सही बात है, ये में अगर कीट पे उसका डीएनए का प्रभाव, बैसिलस थ्यूरोसिस के जो डीएनए का प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा कीट पे, ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, इसका प्रभाव अगर कम हो गया तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। फिर जैसे कि टीबी में हुआ, जैसे कि टीबी में ड्रग रेसिस्टेंस हो गया, MDR XDR हो गया, तो इसी तरह से ड्रग रेसिस्टेंस होने की संभावना है। ठीक है, इन कमियों के बावजूद देश में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए इस तकनीक को उपयोग करना सराहनीय कदम है। ठीक है, सराहनीय कदम। आगे देखते हैं, भारत में जो है ट्रांसजेनिक फसल का व्यावसायिक उपयोग की अनुमति GAC यानी कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में भारत में जो है ये कपास, गोल्डन राइस, जेम मस्टर्ड का उत्पादन किया जा रहा है। बीटी ब्रिंजल को तो बैन ही कर दिया गया। ठीक है, अब ख़त्म हो गया। अब देखते हैं इसको, अगर हम आप डायग्राम के हिसाब से बनाएं तो इसमें देख लीजिए ट्रांसजेनिक फसल के क्या क्या लाभ है। ठीक है, ये होगा उपयोग सुविधाजनक हो जाएगा, सूखा इतना हो जाएगा, पैदावार अच्छा होगा। इसके अलावा भूमिगत सतही जल को सुरक्षा होगा, पर्यावरण अनुकूल होगा, अन्य बीज के ज़्यादा उत्पादन होगा, जिससे किसान के आय दुगना होने का चांस है। ठीक है, चलिए।